हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कल हमने थोड़ा आपको पढ़ाया था। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने कल आपको बताया था कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जो Q की वैल्यू है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा E इक्वल टू जो Q प्लस W था, इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम लोग के पास दो कंडीशन आता है। इन दो कंडीशन में हम लोग के पास आता है, फर्स्ट कंडीशन है डेल्टा E इक्वल टू W हम लोग का यहाँ पर पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हम लोग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, यानी कि जब सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं, तो वहाँ पर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। बढ़ने का मतलब ये है कि आप जब कंप्रेस करोगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, नंबर ऑफ कोलिजन फ्रिक्शन बढ़ेंगे, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर राइज होता है। सेकेंड हमारे पास मामला ये था कि डेल्टा E बराबर -W यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी जब सिस्टम एक्सपैंड होता है। जब सिस्टम एक्सपैंड होगा तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन घट जाएगा, जिसके कारण से सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होता है, जिससे कि इंटरनल एनर्जी चेंज हमारा घटता है। यहाँ से अगर हम लोग देखें इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर है, तो हम लोग को पता है कि जो CV था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बराबर था डेल DE/dt। कब ये था? जबकि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट था। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो था वो हम लोग का CVdt था, यानी कि हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज CVdt पढ़ें। यहाँ से अगर देखा जाए तो यही वर्क डन के बराबर है, यानी कि ये हम लोग का वर्क डन हो गया, यानी यही बराबर हो गया P एक्सर्टेड डेल्टा V के, यानी कि dV के। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो N मोल के लिए अगर हम लोग देखें तो N मोल के लिए जो वर्क डन होगा वो NCV यहाँ से था T2 माइनस T1। यहाँ से हम लोग के पास था ये T2 माइनस T1, यानी कि किसी भी एडियाबैटिक सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर दिया हो गया है तो आप वहाँ से इसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक रिलेशन और पढ़ाया था, यहाँ पर N गामा -1 ये था T2 माइनस T1। हमने ये बताया था कि मान लो कभी एडियाबैटिक प्रोसेस हो और वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन न हो, आपको प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन दे, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए यहाँ पर N गामा -1 था। टेम्परेचर की जगह पर हम लोगों ने लिखा P2V2/NR माइनस P1V1/NR। NR हम लोग बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है 1/गामा -1 P2V2 माइनस P1V1। ये हम लोग का सारा वर्क डन का मामला था किसी एडियाबैटिक सिस्टम में, जब कोई भी प्रोसेस होता है आइडियल गैस को लेके। हम लोग यहाँ पर कोई एक एडियाबैटिक सिस्टम ले रखे थे। आपने उस एडियाबैटिक सिस्टम में आइडियल गैस को कंप्रेस किया है। जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो गैस कंप्रेस जब होगा तो इसकी वॉल्यूम जो होगी वो कम हो जाएगी। जब वॉल्यूम कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम हो जाएगा, यानी कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कोलिजन फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर का वेरिएशन था। यानी कि हमने पाया कि अगर हम लोग एडियाबैटिकली किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, यानी कि जब वॉल्यूम का वेरिएशन करते हैं तो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है।
उस टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ साथ वहाँ पर प्रेशर का भी वेरिएशन होगा। यानी कि आप किसी एडियाबैटिक गैस को जब कंप्रेस या एक्सपेंड करते हो तो वहाँ पर उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर साथ में वो भी वेरी करते हैं। तो वो रिलेशन थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे कि वो रिलेशन कौन से थे। हम लोग यहाँ पर कोई एडियाबैटिक सिस्टम लिए, तो एडियाबैटिक सिस्टम के लिए हमने पाया कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज था NCV dt, यही वर्क डन के बराबर था। अगर ये वर्क डन के बराबर है तो हमने यहाँ पर -P dV पुट कर दिया। यहाँ से हम लोग ने वैल्यू रखा प्रेशर जो था nRT, तो यहाँ से हम लोगों ने पाया -nRT, यहाँ से हम लोग का आ गया है dB/V। ये n इस n से हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, T को इधर लाया और CV को उधर भेज दिया, यानी कि यहाँ पर हो गया है dt/T -R/CV, ये हो जाएगा dB/V। यहाँ से हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया। हमारा यहाँ पर कोई एक आइडियल गैस था जिसका कि वैल्यूम V1 था। आपने इसको कंप्रेस या एक्सपेंड जो भी किया, इसका वैल्यूम V1 जब था तो यहाँ का टेम्परेचर भी T1 था। जब आपने इसके वैल्यूम में वेरिएशन करके वैल्यूम इसका V2 किया तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी T2 हो गया। यहाँ पर हम लोग ने पाया कि जब सिस्टम का वैल्यूम V1 था तो उस समय तक टेम्परेचर T1 था, लेकिन जब वैल्यूम आपने इसको V2 कर दिया है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बदलकर यहाँ पर T2 हो गया है। रही बात कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा log E T2/T1, यहाँ पर -R/CV है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वैल्यूम, तो यहाँ से Cp - Cv बराबर R था, हमने सबको Cv से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ से आ गया था गामा -1 R/CV। तो यहाँ पे हम लोग R/CV मेरा माइनस में था, तो जब ये माइनस में है तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया है प्लस में। तो जब यहाँ पे इसको हम लोग प्लस में होगा और ये लॉग की प्रॉपर्टी है तो हम लोग इसको आगे ले आते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो पुट किया है वो 1 - गामा हो गया, इसको इंटीग्रेट किया हूँ तो ये हो गया है log E V2/V1। इस पूरे टर्म को हम पावर में ले गए हैं और दोनों साइड से लॉग हटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है T2/T1 = V2/V1 के पावर में 1 - गामा। यानी कि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, उस एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप वैल्यूम का वेरिएशन करते हैं तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, इससे आपको ये रिलेशन से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी टाइप का रिलेशन आप प्रेशर वैल्यूम का और प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप सीधा फॉर्मूला रखिएगा, PV बराबर nRT, यहाँ से पुट करिएगा। इन सभी रिलेशन में आपको P1 V1 के पावर में गामा और P2 V2 के पावर में गामा मिलेगा। अगर आप याद करोगे तो ये आप बॉयल्स लॉ में पहले से पढ़े हुए हो, P1 V1 बराबर P2 V2, लेकिन यहाँ पर जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है वहाँ जो आप पढ़ते हो P1 V1 बराबर P2 V2 वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको एक नया एक्सप्रेशन मिल रहा है इस गामा के टर्म में। तो ये रहा आपका प्रेशर वैल्यूम का रिलेशन, ये है आपके टेम्परेचर वैल्यूम का रिलेशन, और आप खुद से यहाँ से प्रेशर टेम्परेचर निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर V2 की जगह पर आप लिखोगे nRT2/P2, यहाँ पर nRT1/P1, इसको कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से आपको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी मिल जाएगा। तो एडियाबैटिक सिस्टम में जब आप किसी गैस को एक्सपेंड या कंप्रेस करते हो तो इसके वैल्यूम के वेरिएशन से इसके टेम्परेचर प्रेशर सब में वेरिएशन आता है, और ये सब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं।
आगे हम लोग जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं। थर्मोडायनेमिक्स मेनली हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है थर्मोकेमिस्ट्री, फाइनली फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं जहाँ पे सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ते हैं, जहाँ पे इंट्रोपी और गिब्स एनर्जी पढ़ी जाती है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग जो कहानी स्टार्ट करते हैं वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन से पढ़ते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उससे जो भी हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा वो हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। इस पूरे में ना तो मैंने मोल की बात कहा, न फिजिकल स्टेट की बात, न टेम्परेचर की बात, किसी की बात नहीं सर। बस आपके पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस होना चाहिए। उस रिएक्शन में आपका कंबशन हो सकता है, डाइमराइजेशन हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमिनेशन, कुछ भी आपका जो रिएक्शन हो रहा है उससे जो भी हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो आपका हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। वैसे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप प्रोडक्ट के एनर्जी में से रिएक्टेंट को माइनस कर दिए, आपको यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे A प्लस बी रिएक्शन C प्लस D, यहाँ प्लस x किलो जूल। यहाँ पे जो लिखा गया है इससे ये क्लियर है कि A और B आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो C और D बनता है और वहाँ पे प्लस में एनर्जी है। ये प्लस एनर्जी हम लोग को प्रॉफिट दिखाता है, ये प्लस हमको मुनाफा दिखाता है कि इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि A और B जब आपस में रिएक्शन करके C और D बनाएंगे तो वहाँ से वो X एनर्जी हमको मिला है। जब किसी रिएक्शन से एनर्जी मिलता है तो हम लोग बोलते हैं वो रिएक्शन जो है वो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। प्लस का मतलब होता है फ़ायदा, यानी कि इस रिएक्शन में ये एनर्जी हमें मिला है। जब एनर्जी यहाँ से इवॉल्व हुआ है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्शन में तो प्लस है लेकिन रिएक्शन के बाहर ये आपका माइनस में हो जाएगा। अगला रिएक्शन हमने P प्लस Q रखा जो कि R और S बनता है, यहाँ से माइनस में है Y किलो जूल। रिएक्शन में हम लोग ने यहाँ पर माइनस में एनर्जी रखा है, माइनस का मतलब है कि नुकसान, यानी कि हम लोग को इस रिएक्शन को कराने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि हम जब इतनी एनर्जी देंगे तब जाके यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ये हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर माइनस है यानी कि नुकसान है, इसका मतलब इस रिएक्शन कराने के लिए इतनी एनर्जी की व्यवस्था करो। रिएक्शन में माइनस है, रिएक्शन के बाहर की बात करें तो रिएक्शन के बाहर ये प्लस में मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग को Y किलो जूल मिला, यानी कि इस रिएक्शन होने के बाद आपको इतनी एनर्जी यहाँ से इवॉल्व हो रही है। तो ये 2 टाइप का रिएक्शन है। अक्सर आप लोग ना प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो बच्चे किए हैं उनसे गलती नहीं होता, जो बच्चे कम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं वो अक्सर ये प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। तो आप अच्छे से समझो कि रिएक्शन में अगर प्लस है तो एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में माइनस है तो एंडोथर्मिक है। रिएक्शन के बाहर अगर अलग से आपको इंथैल्पी लिख के दिया है, माइनस में है तो एक्सोथर्मिक है और प्लस में है तो वो एंडोथर्मिक है। तो ये हमारा रहा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर समझ लो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे डाइमराइजेशन हो, चाहे डिसोसिएशन हो, चाहे डबल डिसोसिएशन हो, फ्यूजन हो, वेपराइजेशन हो, सॉल्यूशन हो, हाइड्रेशन, आपका कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कितना भी मोल बन रहा है या जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी एनर्जी चेंज है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। केवल और केवल वो रिएक्शन जो है वो स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। जो भी हीट इवॉल्व व एब्जॉर्ब होगा वही हम लोग का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। अगला मामला हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और वो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जो भी हीट इवॉल्व होगा और एब्जॉर्ब होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा।
one mole product are formed by its own constituent elements. Those heat are evolved or absorbed is known as enthalpy of formation. यहाँ पर हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा। रिएक्शन के लिए हम लोगों ने मेथेन ले लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया, यहाँ से बना दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से बना लिया वाटर। एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व हो गया है, मान लेते हैं 200 किलो जूल। तो इस रिएक्शन में अगर देखें तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ सर, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, 200 किलो जूल। क्यों, सही है भाई, 1 मोल प्रोडक्ट बनना था, यहाँ पे 1 मोल प्रोडक्ट बन गया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है सर, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इतना हीट इवॉल्व हो रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड 200 किलो जूल हो गया। बताइए, यहां पर ये नहीं हो सकता सर, ये गलत एग्जांपल है। आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे और यहाँ पर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जो हीट इवॉल्व होगा वो हमारा होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में भी कंडीशन है, आपके पास जो कार्बन है वो आपका ग्रेफाइड होना चाहिए। आप जब ग्रेफाइड लेंगे और ग्रेफाइड को आप जब जलाओगे तो जो एनर्जी होगा वो 393.5 393.5 किलो जूल होगा। कब, जबकि यहाँ पे आप ग्रेफाइट लिए हो। अगर आप यहीं पे डायमंड ले लो और डायमंड को जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा लेकिन एनर्जी 395 किलो जूल इवॉल्व होगा। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करने के लिए आपके पास ग्रेफाइट होना चाहिए और उसको जलाकर आपको जो हीट या एनर्जी जो चेंज होगा वही होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड। मान लेते हैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन, सल्फर, 2 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पर आएगा H2SO4। तो अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये होने चाहिए और इसी एलिमेंट्स के थ्रू आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग को अमोनिया बनाना है, हम लोगों ने N2 लिया, 3H2 लिया, रिएक्शन किया, 2NH3 बना लिया, एनर्जी जो इवॉल्व हुआ वो हो गया 500 किलो जूल। आप यहाँ पर अमोनिया बना रहे हैं सर, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके अमोनिया बना रहा है और एनर्जी जो है वो 500 किलो जूल इवॉल्व हो रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया कितना होगा, तो आप ये मत देखो कि ये 500 किलो जूल इवॉल्व हुआ है। 500 किलो जूल इवॉल्व हुआ है कब, जबकि आपका 2 मोल अमोनिया बना है और डिफिनीशन बोलता है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चेंज हो वो आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर 2 मोल अमोनिया बनता है तो 500 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होता है, यानी कि 1 मोल जब अमोनिया बनेगा तो 250 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगा। यानी कि यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया की बात करें तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया जो होगा वो 250 किलो जूल होगा। फिर से समझ लें, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनता है वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है, तो जो हीट या जो एनर्जी चेंज है वही आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। आपने 1 मोल अमोनिया बनाया है, यहाँ पर 2 मोल अमोनिया बनाया है तो 500 किलो जूल एनर्जी है, तो 1 मोल बनाएंगे तो 250 किलो जूल एनर्जी होगा। यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो अमोनिया है वो 250 किलो जूल यहाँ से आएगा। आगे चलते हैं। कोई भी एलिमेंट्री सब्सटेंस, जैसे आपके पास रिएक्शन में O2 आ गया, Fe आ गया,
Cl2 है। तो इन सभी जो एलिमेंट्री सब्सटेंस जो कि नेचर में हम लोग को मिल रहे हैं, उनका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जो होता है वो 0 होता है। यानी एलिमेंट्री सब्सटेंस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप 0 रखोगे। जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है ये बराबर होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट। आपके रिएक्शन में, आपके केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। यानी कि आपके जो रिएक्शन है, अगर आपको उसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलता है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेना है। इस पर बेसिस एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन है, आपको इंथैल्पी चेंज पता करना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उन सबका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया गया है और आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पता करना है। हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसको बनाएं। चले तो 1 मिनट ख़त्म हुआ। हम लोग को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास मीथेन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O है। मीथेन का -74.8 किलो जूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -393.5 है। वाटर का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -286.2 है। हम लोग को इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पता करना है। इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन बराबर जो होगा वो हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में अगर हम आ जाएं तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, तो ये है -393.5। साथ में हमारे यहाँ 2 मोल वाटर भी है। 2 मोल वाटर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और वाटर का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है हमारे पास -286.2। प्रोडक्ट में और कुछ बचा नहीं, 2 ही चीज़ें थी, तो हमने इसको ब्रैकेट को बंद किया और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 1 मोल मीथेन है, तो मीथेन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 74.8 है। अगला हमको ऑक्सीजन गैस का चाहिए, तो हमने आपको पहले बताया कि जो एलिमेंट्री सब्सटेंस है उनका हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन का हम लोग ने गायब कर लिया। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया और यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि भाई प्लस माइनस आप लोग अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम लोग। हमारे पास अगला मामला आया है इंथैल्पी ऑफ कंबशन और हीट ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन और हीट ऑफ कंबशन जो है, आपके पास कोई 1 मोल सब्सटेंस है, आप 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करते हो। जो भी हीट इवॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन।
Heat are evolved after the combustion of 1 mole of substance is known as enthalpy of combustion. आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि आपके पास 4 फ्यूल हैं, 4 फ्यूल आपको दे दिया और बोल रहा है कि इन चारों में से सबसे अच्छा फ्यूल कौन है। तो इन चारों में सबसे अच्छा फ्यूल वो होगा जिसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। इंथैल्पी ऑफ कंबशन से और बेटर फ्यूल से कोई मतलब नहीं। बेटर फ्यूल, अच्छा इफ़िशियंसी वाला फ्यूल, ये ढूंढने के लिए आपको पता करना पड़ेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस को हम लोग जलाते हैं, कितनी हीट इवॉल्व होती है उसको देख के पता चलेगा कि कौन सा फ्यूल जो है वो बेटर इफ़िशियंसी का है या कौन सा फ्यूल जो है वो बेटर है, कौन सा फ्यूल अच्छा है। यानी इंथैल्पी ऑफ कंबशन देखकर हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा फ्यूल उसमें अच्छा है और कौन सा फ्यूल गड़बड़ है। गड़बड़ एकदम सेंस मतलब किसकी इफ़िशियंसी कम है। एक बार फिर से बात समझेंगे। आपके पास अगर 4 ऑप्शन आ जाए और उन सबका इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दे। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है कि 1 मोल फ्यूल जलाने पर जो हीट इवॉल्व होगा। आप कभी भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन देखकर नहीं बता पाओगे कि यहाँ पर बेटर फ्यूल कौन है। उसके लिए आपको उनकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है तो आप करो क्या, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। आपके पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, आप इंथैल्पी ऑफ कंबशन के मोलर मास से डिवाइड कर लो, आपको वहाँ से कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी और वो आपको बताएगा कि इसमें से कौन सा फ्यूल आपका बेटर है, कौन सा फ्यूल आपका अच्छा है। एक बार फिर से सुन लें। इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? हीट आर इवॉल्व आफ्टर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हीट आर इवॉल्व आफ्टर द कंबशन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। ये दोनों में आपके अंतर हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन की जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, आपको इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया गया है। आपको पता लगाना है कि स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन इथेन क्या होगा, यानी कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन इथेन क्या होगा। वापस से हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 60 सेकेंड बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। सिक्सटी सेकेंड है आपके पास, बनाइए क्वेश्चन को, आंसर बताइए हमें। हम लोग को इंथैल्पी ऑफ कंबशन इथेन पता करना था। फर्स्टली हमने क्या किया, इथेन पकड़ा C2H6 और इस इथेन को जलाया। इथेन को हम लोगों जब जलाएंगे तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ पे हम इसका कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इधर 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कर दिया, हाइड्रोजन 3 है, सॉरी 6 है, यहाँ पे 3 कर लिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 2 जा 4, 4 और 3 7 हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 7/2 कर लिया। अब हम लोग को पता करना था इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो हमको पता है कि आपने 1 मोल इथेन लिया है और इसको कम्प्लीटली बर्न कर लिया है, तो जो भी हीट इवॉल्व होगा वही होगा आपका इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ से कितना हीट इवॉल्व हुआ है ये हमको पता करना था। तो हीट कितना इवॉल्व हुआ है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट था। हम लोग प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट, जब हम लोग प्रोडक्ट साइड में आए हैं तो अब की हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोडक्ट में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2
कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास ये दी हुई है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू रखा -941.1। अब हम लोग को पता करना था वाटर का, तो वाटर कितना मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, तो वाटर का हमने 3 रखा और वाटर का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -68.3 रखा। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट साइड में आते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ईथेन है, तो ईथेन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो -21.1 है, तो -21.1 हो गया। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रखना नहीं है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जिनका भी आंसर 34.56 है वो गड़बड़ आंसर है, आंसर यहाँ पर कुछ बड़ा आने वाला है सर। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो लगभग 18 में चला जाएगा, 1800, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा आंसर आएगा, 34.56 आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग ने दिए गए डाटा की मदद से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया था, हम लोग को इंथैल्पी ऑफ कंबशन पता करना था। हम लोगों ने पहले ईथेन को जलाया, देखा क्या क्या बन रहा है, रिएक्शन को फिर बैलेंस किया, बैलेंस करके हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन केमिस्ट्री के कुछ कह सकता हूँ कि फेमस रिएक्शन में से रिएक्शन है। तो फेमस रिएक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप किसी भी एसिड को किसी भी बेस से रिएक्शन करा दो, सॉल्ट और वाटर बन जाए, तो वही हमारा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। यहाँ पर हम लोग कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, जो हीट वहाँ से इवॉल्व होता है वो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, और वो जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग और वीक हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स या वो एसिड बेस जो कि ऑलमोस्ट 100% टूटते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, और जो कि पार्शली टूटते हैं, पार्शली टूटने का मतलब ये हो गया कि 1% 2% ऐसे टूटते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने HCl लिया और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लगा दिया, रिएक्शन कराया। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ से सॉल्ट और वाटर आ गया, और जो एनर्जी इवॉल्व हुआ यहाँ से आपका 13.6 किलो कैलोरी इवॉल्व हुआ। आप कुछ किताबों में देखोगे किलो जूल में है, तो परेशान नहीं होना है, 4.18 का मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग 57 पॉइंट कुछ आता है, तो वहाँ पर मामला किलो जूल में आपका चला जाएगा। अब कि हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड बदल दिया, HI रखा, बेस वही पुराना रखा, रिएक्शन करवाया, बन गया सोडियम आयोडाइज और बन गया वाटर, एनर्जी आपका वही पुराना 13.6 किलो जूल। हम लोगों ने इस नए वाले एसिड को किसी नए वाले बेस से रिएक्शन करा दिया, बना सॉल्ट, पोटेशियम आयोडाइज, बन गया वाटर, लेकिन एनर्जी वही फिर से 13.6 किलो जूल। एग्जैक्ट नहीं आता 13.6 किलो जूल सबके लिए, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अप्रॉक्स वो 13.6 के आसपास जाता है। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, इस नए वाले बेस को पुराने वाले एसिड से रिएक्शन करवा दिया, बना पोटेशियम क्लोराइड और बना वाटर, एनर्जी आ गया 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग एसिड और बेस लगातार बदलते जा रहे हैं, लेकिन एसिड और बेस लगातार बदलने जाने के बाद भी एनर्जी लगभग सब में बराबर ही आ रहा है। तो ऐसा क्या है सभी एसिड और सभी बेस में जिससे कि एनर्जी कॉमन आ रहा है? पता किया गया, तो पता हुआ कि सभी एसिड में H,
सभी बेस में OH माइनस कॉमन है और सभी में ये वाटर बन रहा है। यानी कि ये जो एनर्जी आपको यहाँ पर मिल रहा है 13.6 किलो कैलोरी का, असल में ये जो एनर्जी है ये वाटर के फॉर्मेशन से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको कोई दो सॉल्यूशन दे दिया या एसिड बेस दे दिया, बोला कि मिला दो, कितना एनर्जी इवॉल्व होगा पता लगाओ। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप उस एसिड और बेस को रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। उसके बाद आप पता करोगे कि इन दोनों की रिएक्शन से, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर कितना बना है। जितना मोल वाटर बना होगा उसी मोल के हिसाब से आपको एनर्जी इवॉल्व करना है। एक बार फिर से सुन लें, आपके पास एसिड कितना है, बेस कितना है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप एसिड बेस लोगे, रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट और वाटर बनाओगे और रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस कर लोगे। जब रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद आप चेक करोगे कि भाई वाटर कितना बन रहा है। जितना वाटर बन रहा होगा, आपके उस रिएक्शन में जितना वाटर बन रहा होगा उसी हिसाब से एनर्जी आप इवॉल्व करेंगे। जैसे 1 मोल वाटर बन रहा है तो 13.6 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। अगर आधा बनेगा तो क्या होगा? बाई 2 कर देंगे। मान लेते हैं 10 मोल बनेगा तो क्या करेंगे? तो 13.6 इंटू 10 कर लेंगे। मान लेते हैं 2 मोल बनेगा तो क्या करेंगे? 13.6 इंटू 2 कर लेंगे। तो आपके रिएक्शन में, यानी कि आपके रिएक्टेंट में जितना एसिड बेस है उसी हिसाब से आप लिमिटिंग रिएजेंट लगाकर वाटर बना लोगे और जितना वाटर बनेगा उसी हिसाब से आप एनर्जी वहाँ से इवॉल्व कर लेंगे। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहानी यही नहीं ख़त्म होता, कहानी में और अंतर आता है। हाँ, अब कि हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और साथ में वीक बेस लगा दिया। जैसे हम लोगों ने HCl लिया और HCl के साथ हम लोगों ने एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया। जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद बन गया है अमोनियम क्लोराइड और बन गया है वाटर। अब जब एनर्जी की बात आई तो एनर्जी लगभग 12.4 किलो कैलोरी इवॉल्व हुआ। अभी तक तो एनर्जी 13.6 था, अभी तक एनर्जी 13.6 किलो कैलोरी इवॉल्व हो रहा था, लेकिन अब एनर्जी 12.4 क्यों हुआ? भाई एनर्जी 13.6 से 12.4 में क्यों आ गया? भाई वाटर यहाँ भी 1 मोल बनता था, वाटर यहाँ भी 1 मोल बना है, एनर्जी कम क्यों हो गया? एनर्जी इसलिए कम हो गया क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, वो टूटने के लिए तैयार था, वो 100% ब्रेक हो गया। आपका जो बेस है वो वीक था, वीक द सेंस वो टूटना नहीं चाहता था, पार्शली टूटता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शली टूटा, यानी कि 1-2% टूटा, बाकी 98-97% नहीं टूटा, ऑन डिसोसिएट फॉर्म में बैठा रह गया। अब मामला ये आया कि भैया रिएक्शन तब कैसे होगा? तो रिएक्शन होने के लिए जबरदस्ती उसको तोड़ा गया, वो ब्रेक नहीं हो रहा था, उसको ब्रेक किया गया। तो जब ब्रेक किया गया तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया, कुछ एनर्जी लिया, उसके बाद वो ब्रेक हुआ। यही कारण था कि एनर्जी 13.6 किलो से आपका 12.4 किलो कैलोरी के आसपास आया। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन एनर्जी कितना है, तो आप बता सकते हो कि निकलना था एनर्जी 13.6, निकला है 12.4। तो ये जो 1.4 किलो कैलोरी एनर्जी कम हुआ है, ये कम एनर्जी ही इसके तोड़ने में खर्च हो गया। तो यहाँ से आप न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी से पता भी लगा सकते हो कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना है। फिर से मामला समझ लेते हैं। आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हो, एनर्जी आपको 13.6 किलो जूल मिलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो कंप्लीटली अप्रॉक्स ब्रेक थे, तो वो आराम से जुड़ते गए और प्रोडक्ट बनता गया और एनर्जी इवॉल्व हो गया। लेकिन अब की बार क्या है, हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस लगा दिए हैं।
एसिड तो कंप्लीट ब्रेक हो रहा था, लेकिन बेस जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा था। तो बेस को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च हो गया, जिसके कारण से एनर्जी निकलना था 13.6, लेकिन निकला है 12.4। यानी इनके बीच की जो एनर्जी है, जो बची हुई एनर्जी थी, वो सारा का सारा एनर्जी खर्च हो गया है इस वीक पार्ट को तोड़ने में। आपकी हम लोगों ने कहानी फिर बदला। क्या बदला? आपकी बार हम लोगों ने वीक एसिड लिया और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस लगा दिया। एसिटिक एसिड लिया है और NaOH से रिएक्शन करा लिया। रिएक्शन के बाद बना है सोडियम एसीटेट और बन गया है वाटर। एनर्जी इवॉल्व हुआ है 12.3 किलो कैलोरी। एनर्जी इवॉल्व होना था भैया 13.6, एनर्जी इवॉल्व हो रहा है 12.3। तो एनर्जी कम क्यों हो गया? एनर्जी कम इसलिए कम हो गया क्योंकि आपका बेस तो स्ट्रांग था, वो तो अप्रॉक्स 100% ब्रेक हो ही रहा है, लेकिन जो एसिड था वो वीक था। एसिड जो है वो पूरी तरह नहीं टूट रहा था, एसिड पार्शली टूट रहा था। तो इसको कंप्लीट डिसोसिएट कराने के लिए कुछ एनर्जी खर्च हो गया, जिसके कारण से आपकी जो एनर्जी थी वो 13.6 के 12.3 बचा। अब की बार हम लोगों ने दोनों वीक ले लिया, एसिड भी वीक ले लिया, एसिटिक एसिड, और बेस भी वीक ले लिया। रिएक्शन कराया, बन गया है अमोनियम एसीटेट और वाटर। एनर्जी निकला 11.2 किलो कैलोरी। एनर्जी निकला है 11.2 किलो कैलोरी। निकलना था 13.6, निकल रहा है 11.2। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो काफ़ी लॉस हुआ। तो एनर्जी काफ़ी लॉस होने का मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस दोनों वीक है। तो इन दोनों जो वीक है, इन दोनों को ब्रेक करने में हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है, जिसके कारण से हमारी एनर्जी 13.6 से 11.2 किलो कैलोरी हो गया है। तो ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल थे और इसी बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे भी रहा हूं। हमारे पास 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और हमारे पास अगले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में 20 ग्राम NaOH है। इन दोनों को हमने मिला दिया, कितना हीट इवॉल्व होगा वो आपको पता करना है। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड विथ 20 ग्राम ऑफ NaOH, कितना हीट इवॉल्व होगा वो आपको पता लगाना है। कब? जबकि H+ और OH- आपको वाटर देते हैं और एनर्जी 13.6 किलो कैलोरी इवॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास गिवन डाटा है। आप पता लगाइए कि इन दोनों के मिक्स करने पर कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी। जल्दी। एक मिनट का समय है, बनाएं। जल्दी करें, आंसर बताएं। चलो यहां देखें, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, 2 मोल NaOH के साथ कंबाइन होगा। रिएक्शन के बाद Na2SO4 बनेगा
और 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड NaOH के साथ मिला, सोडियम सल्फेट और वाटर बना। अब हम लोग को पता करना है कि एनर्जी कितना इवॉल्व होगा। एनर्जी हम लोग तब तक नहीं बता सकते कितना इवॉल्व होगा जब तक कि हमें ये ना पता चले कि वाटर कितना मोल बना है, क्योंकि यहाँ पर इसने दे रखा है कि 1 मोल वाटर बनता है तो इतनी एनर्जी आ रही है। तो फर्स्ट हम लोग ये पता लगाते हैं भाई कि वाटर कितना मोल बना है। नंबर ऑफ मोल एसिड का पता करें तो एसिड का गिवन मास बाई उसका मोलर मास आ गया है 0.5 मोल। एसिड हमारे पास 0.5 मोल है। बेस की बात करें तो बेस नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास NaOH का बाई मोलर मास ये आ गया है 0.5 मोल। तो ये हमारे पास आ गया है 0.5 मोल। इस क्वेश्चन में एसिड और बेस दोनों आधे आधे मोल हैं, 0.5। अब हम लोग स्टोचियोमेट्री लगाते हैं कि इस एसिड और बेस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो एसिड की बात करें तो एसिड 1 मोल है, NaOH जो है वो 2 मोल है। इनका 1 जाता है तो इनका 2 जाता है, उस हिसाब से इनके 0.5 के साथ इनका 1 जाना चाहिए। भाई अगर इनका 1 मोल कंज्यूम होता है, 1 मोल कंज्यूम होता है तो इनका 2 मोल कंज्यूम होता है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनके 0.5 के साथ इनका 1 जाना चाहिए, लेकिन इनका 1 मोल तो है नहीं, इनका तो 0.5 है, यानी कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो NaOH हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग वाटर बनाते हैं। NaOH का 2 मोल कंज्यूम होता है तो वाटर का 2 मोल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कि NaOH अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो वाटर भी 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। अगर NaOH 0.5 मोल कंज्यूम होगा तो हमारा वाटर 0.5 मोल बनेगा। यानी कि हम लोग ने पता लगा लिया कि वाटर तो 0.5 मोल बन रहा है। तो 1 मोल अगर वाटर बन रहा है तो आपकी एनर्जी 13.6 किलो कैलोरी इवॉल्व होता है। तो अगर वाटर 0.5 बनेगा तो कितनी एनर्जी, तो हो जाएगा 6.8 किलो कैलोरी एनर्जी। जो एनर्जी इवॉल्व होगा, आपकी जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो आपका 6.8 किलो कैलोरी एनर्जी इवॉल्व होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। आपके पास एसिड था, बेस था, हमने इस एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया, सॉल्ट और वाटर बनाया, सिंपल स्टोचियोमेट्री लगा दिया, पता चला कि लिमिटिंग रिएजेंट जो था वो बेस था। हम लोगों ने इस बेस को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हुए वाटर बनाया। वाटर 0.5 मोल बनेगा रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। 1 मोल वाटर में इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी, 0.5 मोल में आपका 6.8 इवॉल्व होगा। अभी भी कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं। आपके पास ये रहा वो क्वेश्चन कह रहा है कि द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बाय NaOH इतना इतना दिया है। कह रहा है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, HA एंड HB। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है और आपको इतनी और इतनी एनर्जी देता है। कह रहा है 1 इक्विवेलेंट NaOH अगर हम लोग ऐड कर दें 1 इक्विवेलेंट ऑफ HA एंड HB, तो एनर्जी जो है वो इतना इवॉल्व होता है। तो किस रेशियो में इस बेस का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों एसिड के साथ हुआ होगा? बनाएं इसको। आपको अगर इक्विवेलेंट में समस्या हो रही होगी कि कैसे इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आप इक्विवेलेंट पे मत जाइएगा, आप इक्विवेलेंट को मोल ट्रीट कर लीजिएगा।
क्योंकि दोनों एसिड और बेस उन सबके एक्स फैक्टर 1 हैं। मैं आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाते समय बताया हूँ इस बात को। तो इक्विवेलेंट अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इक्विवेलेंट के जगह पर नंबर ऑफ मोल लेकर क्वेश्चन बनाइए, जल्दी करिए। चल मैं बना रहा हूं। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HA। हम लोगों ने इनको रिएक्शन करा दिया है NaOH के साथ, बना है सॉल्ट Na और बना है वाटर। एनर्जी जो इवॉल्व यहाँ से हो रहा है 13.7 किलो कैलोरी इवॉल्व हो रहा है। दूसरा रिएक्शन है, लेकिन अब की जो एसिड है वो वीक है HB। इसको हम लोग ने रिएक्शन करा दिया NaOH के साथ, बन गया है NaB और बन गया है वाटर। अब की बार जो एनर्जी इवॉल्व हो रहा है वो 12.7 किलो कैलोरी इवॉल्व हो रहा है। कह रहा है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, आप इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी आती है। आपके पास एक बेस है वीक एसिड है HB, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, आपको एनर्जी आता है 12.7। अगर आप 1 मोल NaOH को किस रेशियो में इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि जो एनर्जी है वो 13.5 आ जाए, किस रेशियो में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हम मान लेते हैं जो मेरे पास 1 मोल NaOH है उसका X जो है वो HA के साथ जा रहा है। तो अगर इनके साथ X जा रहा है तो इनके साथ 1 - X जाएगा, क्योंकि हमने 1 मोल से ही कहानी स्टार्ट किया। तो 1 मोल में इनके साथ अगर X गया तो इनके साथ चला गया 1 - X। अब देखो इनके एक के साथ इनका 1 मोल जाता था तो इतनी एनर्जी आती थी। मान लेते हैं कि इनके X के साथ इनका X गया तो कितनी एनर्जी आ जाएगी? आ जाएगा 13.7x किलो कैलोरी। यहाँ पर आते हैं, इनके 1 के साथ इनका 1 जाता है तो इनका 1 मोल और इनका 1 मोल बनता है इतनी एनर्जी। अगर इनका 1 - X इनके 1 - X के साथ जाएगा तो कितनी एनर्जी? तो हो जाएगा 12.7 1 - X किलो कैलोरी एनर्जी। आप फिर से समझ लो, आपके पास HA और HB का मिक्सचर है। HA और HB के मिक्सचर में इन दोनों के मोल का सम 1 है। आप NaOH भी 1 ही मोल ऐड कर रहे हो, तो आप जब 1 मोल NaOH ऐड कर रहे हो तो बोल रहा है कि NaOH किस रेशियो में इनमें सेपरेट हो रहा है, किस रेशियो में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो हमने माना कि इनका X इनके साथ जा रहा है तो बचा हुआ 1 - X इनके साथ चला जाएगा। एनर्जी की बात है तो इनके एक के साथ जाता है तो इतनी एनर्जी आती है, तो इनका X इनके X के साथ जाएगा तो इतनी एनर्जी यहाँ पे आ गई। इसी तरह इनका 1 - X इनके साथ जाएगा तो आपके पास इतनी एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी की बात अगर हम करें टोटल एनर्जी हमारा यहाँ से जो निकला और जो यहाँ से आया, यानी कि टोटल एनर्जी हमारे पास 13.7 X प्लस 12.7 1 - X। तो जो टोटल एनर्जी आया है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है निकलकर 13.5। कैलकुलेशन किया सर,
तो 13.7x प्लस 12.7 माइनस 12.7x, यहाँ पे हमारे पास आ गया 13.5। 13.7 से 12.7 गया तो यहाँ पर ये x बचा, ये 12.7 यहाँ पर जाके माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 0.8। यानी यहाँ पर अगर ये 0.8 है तो यहाँ पर ये 0.2 है। तो रेशियो अगर आपसे बोले तो 4:1 है ये। अभी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चले, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग जा रहे हैं, एक छोटा सा लॉ है जिसको पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेस लॉ। हेस लॉ के हिसाब से आप किसी केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में करते हो या उस रिएक्शन को कई स्टेप में करते हो। किसी केमिकल रिएक्शन को आप सिंगल स्टेप में करते हो या किसी रिएक्शन को आप मल्टीपल स्टेप में करते हो, इंथैल्पी चेंज आपको वहाँ पर बराबर मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखेंगे। मान लेते हैं हमारा कोई रिएक्शन है, यहाँ से वो रिएक्शन ए से बी बनाता है। इंथैल्पी चेंज अगर हमारा डेल्टा एच है तो इस रिएक्शन को आप चाहे कई स्टेप में कर दो, यानी कि ए से आप सी बना लो, इंथैल्पी चेंज H1 है। सी से आप डी बना लो, इंथैल्पी चेंज H2 है। डी से आप बी बना लो, इंथैल्पी चेंज H3 है। हेस लॉ बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो रिएक्शन को एक स्टेप में करो, चाहे इसको मल्टीपल स्टेप में करो, जो इंथैल्पी चेंज है वो कॉमन आएगा। यानी कि जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी हेस लॉ के हिसाब से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टेप पर डिपेंड नहीं करता। आप रिएक्शन को एक स्टेप में करो चाहे 10 स्टेप में करो, कोई फ़र्क नहीं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टाइम पर डिपेंड नहीं करता। आप रिएक्शन को तुरंत करा दो, रिएक्शन को 10 घंटे में कराओ, जो एनर्जी चेंज होना है, जो इंथैल्पी चेंज होना है वो आपका फिक्स है, आपका इंथैल्पी चेंज उतना ही होगा। आगे चलते हैं। अगला मामला हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे या जानते होंगे तो जो दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, हम वैसे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्डिंग तो कई टाइप की होती है, मतलब कई टाइप का अट्रैक्शन है। हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी जो शेयरिंग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। तो टाइम ओवर हो गया है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल हमारी क्लास अगर रही तो हम आपको रेजोनेंस एनर्जी, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी, इतनी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। बने रहिए।